जय हिंद बच्चों। पिछले क्लास में हम आपको इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देखना, अवतल दर्पण में देखना। और आपको यह बात भी बता देते हैं, ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है जब वस्तु विभिन्न स्थितियों पर रखी जाती है, ऐसे टाइप का सवाल बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि वस्तु जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे हो तब उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। इस चीज़ को किरण आरेख की मदद से दर्शाइए। तो ये सब बहुत ही आसान है, बस आपको छोटा छोटा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप कोई भी आपका इमेज ये रे डायग्राम बना लेंगे और आप समझिए तो फ्री में आप नंबर उठा लेंगे। तो इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसको आप नंबर दे दीजिए 4। वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। ये 4 नंबर जो बोले, ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, इसका इमेज फॉर्मेशन जो होता है पूछा जाता है। किसी पे भी देगा तो आप बिल्कुल बिना याद किए बना लेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। बस आप ध्यान से देखिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पर, एट इन्फिनिटी। आपको बताए हैं अनंत से आती किरणें जब आपस में आती है तो उसको क्या माना जाता है, एक दूसरे के समांतर माना जाता है। अनंत से जो किरणें आती है उनको समांतर माना जाता है, चाहे वो अपसारी हो अभिसारी, उससे हमको मतलब नहीं है। यदि वह अनंत से आएगा तो उसको क्या माना जाएगा, समांतर। और समांतर किरणें अनंत पर जाके क्या होती है, आपस में मिल जाती है, ऐसा एज्यूम किया जाता है। इन 2 बातों को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलिए, ये बनाए पोल, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है मुख्य अक्ष पर। याद रखिएगा मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है, अनंत में भी, कहीं भी नहीं, वो मुख्य अक्ष पर ही है। क्योंकि दूरी अनंत है इसलिए अनंत बोल रहे हैं। तो मुख्य अक्ष से पे अनंत पे रखा है तो उससे किरण आएगा तो कैसा आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आया। अब समांतर किरण आया तो कहाँ से गुजरेगा, ये परावर्तन के बाद फोकस से। चलिए, एक किरण नीचे से ले लीजिए, आपका इच्छा है तो ऊपर से ही लीजिए, कहीं से लीजिए, उससे मतलब नहीं है। अनंत किरणें निकलती है, उसमें से सिर्फ हम आपको 2 किरण दिखा रहे हैं। आया, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। अब देखिए, आपको हम बताए हैं रे डायग्राम में 2 किरण जब आपस में मिलती है तो वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे मिल रहा है दोनों किरण, तो ये मिल रहा है फोकस पर। तो इमेज भी कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, फोकस पर। तब प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस, फोकस पर। अब प्रॉपर्टी ऑफ इमेज देखना है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का प्रॉपर्टी आपको जानना होगा। आपको बताए भी हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है, क्योंकि वह दर्पण के सामने होता है। ठीक है, आपको पता होगा दर्पण के सामने बनने वाली प्रतिबिंब क्या होती है, वास्तविक होता है। और देखिए तो प्रतिबिंब का साइज के विषय में आप क्या कहते हैं, प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है, फोकस पॉइंट पर। चूंकि प्रतिबिंब फोकस पॉइंट पर बन रहा है तो साइज भी तो उसका पॉइंट का ही होगा, यानी बहुत ही छोटा। ठीक है, वास्तविक है, पॉइंट साइज का है, इसको लिख लीजिए, रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का। अब आप सोच रहे होंगे पॉइंट साइज तो है, ठीक है, मान लिए, वास्तविक भी है, दर्पण के सामने है तो मान लिए, उल्टा आप अपने मन से क्यों बता रहे हैं, हम नहीं जानते हैं उल्टा है। क्योंकि पॉइंट साइज है, एकदम बिंदु साइज का है, तो क्या उल्टा क्या सीधा, हमको कैसे पता चला कि उल्टा है।
तो इस चीज़ का जवाब आपको मिलेगा इसके अगले इमेज फॉर्मेशन में। आपको देखते देखते पता चल जाएगा आखिर पॉइंट साइज में इमेज बनते हुए भी इसको उल्टा क्यों माना गया है। तो आप सिर्फ देखते जाइए, आपको सिर्फ बोल रहे हैं एक छोटा सा चीज़, जो इमेज है वह इन्वर्टेड है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा पचा लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा उल्टा क्यों बना, आपको बता भी देंगे। इन्वर्टेड आप मेरे तरफ से सिर्फ लिख लीजिए उल्टा, बाकी चीज़ यह कैसे हुआ ये आपको पता चल जाएगा। इसको पहले नोट करिए। दूसरा नंबर कंडीशन है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। फिर से आपको बता रहे हैं फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर का अर्थ आप पोल ही समझिए। अब देखिए इसको जरा सा मिटा देते हैं, इस चीज़ को रहने देते हैं। तो वस्तु कहाँ पे है, बड़ा बनाते रहने दीजिए। वस्तु कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे है, लेकिन एक निश्चित दूरी पर है। परे है का मतलब अनंत पर नहीं है, दर्पण से कुछ निश्चित दूरी पर ही है। तो ठीक है, इससे पहला किरण निकाले समांतर मुख्य अक्ष के, कहाँ परावर्तन के बाद गुजरेगा, फोकस से। चलिए फोकस चलिए यहीं बना देते हैं, फोकस से गुजर गया, ठीक है। दूसरा किरण कहाँ से निकालिएगा, आपको हम बता दें कि आप जो ये रे डायग्राम बना रहे हैं, आपको 3 कंडीशन बताए हैं। पहला मुख्य अक्ष के समांतर लाइए तो फोकस से गुजरता है। दूसरा, अगर आप फोकस से लाइएगा फोकस के डायरेक्शन में तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में अगर आता है तो सेंटर ऑफ उसी रास्ते से वापस लौट जाएगा, आपको बताए हैं क्यों। अब चौथा है आपका, यदि तिरछा ऑब्लिकली आए पोल से तो वह वापस उतने डिग्री पे परावर्तित हो जाता है, जितना डिग्री से मुख्य अक्ष पर कोण बनाते हुए आएगा उतना डिग्री से परावर्तित हो जाएगा। और आपको शायद बताए हैं, हाँ बता चुके हैं, आखिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने पे वापस क्यों लौटता है, वही वृत्त का नियम जो बोले थे, रेडियस आपका क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, हमको याद आ गया है, आपको पक्का बता चुके हैं। ठीक है, तो पहला रे डायग्राम हम चूज किए क्या, मुख्य अक्ष के पैरेलल लाए। चलिए रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरा, फोकस पॉइंट से। दूसरा, आपके पास 2 कंडीशन है, आपका इच्छा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारिए, आपका इच्छा है तो फोकस से गुजारिए, जहाँ से आप गुजार सकते हैं। तो चलिए हम फोकस से गुजारते हैं। आपका अगर इच्छा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारने का तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कैसो करिए, प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका इमेज बिल्कुल सही बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया, सॉरी फोकस पॉइंट से आया, परावर्तित होने के बाद देखिए किरण कहाँ पे मिला, देखिए तो कहाँ पे मिला, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब देखिए यहाँ पे नीचे माथा इसका क्यों बना वस्तु का, क्योंकि आप लाइट कहाँ से ले रहे हैं, वस्तु के माथे से, तो माथे से लाइट निकला है दोनों, तो परावर्तित होने के बाद जहाँ पे मिलेगा तो वहाँ पे इमेज क्या चीज़ का बनेगा, माथे का ही। आपका हाथ से अगर रोशनी निकलता है, आप आईने के आप छिप जाइए, आप सिर्फ आईने के आगे में सिर्फ अपना हाथ रखिए तो आपका इमेज क्या चीज़ का दिखेगा, हाथ का, क्योंकि आपका हाथ से ही लाइट निकल रहा है परावर्तित होके। तो वस्तु के माथे से निकाले तो माथा का बनेगा, तो माथा बना दिए, बाकी शरीर ऊपर कर दिए, ठीक है। तो वस्तु क्या बन गया, उल्टा। और प्रतिबिंब कहाँ पे बना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। वक्रता
केंद्र और फोकस के बीच में। अब देखिए, दर्पण के सामने है तो रियल है, उल्टा आपको दिख रहा है तो इन्वर्टेड भी है, एंड पॉइंट साइज नहीं है। लेकिन वस्तु का साइज देखिए इतना बड़ा है, और लेकिन इमेज इतना बड़ा ही बन रहा है, वस्तु से क्या हो रहा है, छोटा। तो क्या लिखेंगे, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटे आकार का। चलिए, इस चीज़ का इंग्लिश नहीं लिखे हैं तो रुकिए। वक्रता केंद्र के पड़े पर किंतु दीजिए, किंतु दर्पण से निश्चित दूरी पर। ठीक है, नोट करिए इसको। जैसे हम इंक भर लेते हैं। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं तेजी से। जब वस्तु कहाँ पे हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र पर। देखिए, सबसे पहले अनंत पर था, ठीक है, फिर उसके बाद वस्तु को कुछ इधर लाए तो वह अनंत पे नहीं आके दर्पण से कुछ निश्चित दूरी पर आया, फिर भी लेकिन वक्रता केंद्र के पड़े ही था, वक्रता केंद्र के उधर ही था। फिर उसके बाद अब हम उसको और इधर लाए तो अब कहाँ पे ला रहे हैं, वक्रता केंद्र पर। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र के आगे लाएंगे, फिर उसके बाद उसको वक्रता केंद्र के आगे लाके फिर फोकस पे लाएंगे, फिर उसके बाद फोकस से और आगे लाएंगे, दर्पण की ओर लाते जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा माइक हिल जाने के कारण वीडियो कट करना पड़ गया। चलिए देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहला काम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम बनाए वस्तु। ठीक है, वस्तु को पहला क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर किरण निकालना है। समांतर निकाले, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा सभी जानते हैं, रटा हुआ चीज़ है, फोकस से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दूसरा काम आपको क्या करना है, फोकस से लाइए या समांतर कर दीजिए, या आप तिरछा लाइए समांतर कर दीजिए, आपको जैसे इच्छा है करिए। हम फोकस से लाके दिखाते हैं। फोकस 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 फोकस, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, आया फोकस से, और परावर्तित कर दीजिए। अब देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, समांतर आया मुख्य अक्ष के, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा ये, फोकस से। उसके बाद हम फोकस से लाए, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरा, समांतर गया मुख्य अक्ष के,
और दोनों आपस में कहाँ पे मिलता है देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिलता है। इसको आप कॉपी में स्केल से बनाइएगा तो और आपका अच्छे से बनेगा। तो किरण आरेख की मदद से हम यह जान गए कि यदि वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और देख सकते हैं आप वस्तु का साइज और इमेज का साइज दोनों लगभग नहीं पूरा बराबर होता है। आपको बोर्ड में लगभग बराबर दिख रहा होगा, आप कॉपी में करिएगा अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं वस्तु तो है सीधा लेकिन इमेज बन गया इसका उल्टा। क्यों? क्योंकि इसके माथे से लाइट निकला तो माथा का लाइट गया नीचे, तो माथा का लाइट नीचे गया तो नीचे भी बनेगा माथा ही। अब आप आईने के आगे में हाथ रखिएगा, आप छिप जाइएगा तो आईने में क्या बनेगा आपका, हाथ का इमेज। तो उसी प्रकार माथा का लाइट आया तो माथे का लाइट इमेज फॉर्म होगा। तो फटाफट लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, एट COC वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति देखिए क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान साइज का। इसको नोट करिए। अब आपको एक बात पता चल रहा होगा, सबसे फर्स्ट में हम एज्यूम जो आपको करवाए कि इसको बचा लीजिए, फोकस पे जो इमेज बन रहा था वो उल्टा ही क्यों हुआ, अब आपको धीरे धीरे हो सकता है समझ में आ गया हो। क्योंकि देखिए अनंत पर था वस्तु तो फोकस पर बना, कुछ उससे मान लीजिए अनंत से हम कुछ दूरी बढ़ा लेते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं। तो फोकस से थोड़ा सा क्या बनेगा, इधर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वस्तु को इधर करते जा रहे हैं मेरा इमेज इधर फॉर्म होते जा रहा है। देखिए अनंत पे था, फोकस पे, अनंत से कुछ निश्चित दूरी पर आया तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन गया, यानी वस्तु कहाँ से वस्तु का इमेज कहाँ शिफ्ट हुआ, इधर। फिर उसके बाद देखिए और हम इधर किए ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए तो और वस्तु इधर शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस बन गया। तो हम जान रहे हैं वस्तु इधर आ रहा है तो इमेज इधर जा रहा है। अब देखिए अनंत पर था तो देखिए फोकस पर बना, हमको कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब कुछ निश्चित दूरी पर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे था, कुछ निश्चित दूरी पर आ गया, फिर भी उल्टा ही बन रहा था। तो अब इसको पीछे की ओर वस्तु को वापस शिफ्ट करते जाइए तो रिवर्स करिएगा तो यह मान लीजिए इमेज यहाँ पे बन रहा था तो यह यहाँ पे बनने लगा, यहाँ पे बन रहा था तो यहाँ पे बनेगा, और इधर करिए तो यह इधर यहाँ पे बनेगा और वस्तु थोड़ा इमेज थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इधर करिए तो और इधर छोटा बन जाएगा, और इधर करते करते आप अनंत पर लेते जाइए तो यह वापस यहाँ पे बिंदु के आकार का आ जाएगा। तो अब समझें वस्तु आपका उल्टा ही शिफ्ट हो रहा है। अगर आप इसको रिवर्स कीजिए तो उल्टा शिफ्ट होते होते छोटा होते होते यह जब वस्तु को आप अनंत पर कर दीजिएगा तो इमेज उसका शिफ्ट होते होते पॉइंट पे आ जाएगा, फोकस पॉइंट पे आ जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अब इस चीज़ को नोट कर लिए होंगे तो अब अगला बताते हैं, चौथा नंबर। बिटवीन COC एंड फोकस। वस्तु कहाँ पे अब रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। चलिए देखते हैं। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
चलिए रहने दीजिए, फोकस थोड़ा इधर करते हैं। तो वस्तु यहाँ रख दिए, फिर से किरण लाइए समांतर, परावर्तन के बाद फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा किरण आप कहाँ से लाइएगा? चलिए तिरछा लाते हैं, आप चाहें तो फोकस पॉइंट से भी ला सकते हैं। आप ऐसे फोकस पॉइंट से लाइए, फिर परावर्तित कर दीजिए, समांतर कर दीजिए। लेकिन हम एक बार आपको फोकस से पिछले बार में गुजार चुके हैं, तो एक बार तिरछा करके दिखाते हैं। ठीक है, तिरछा लाए तो जितना एंगल से ये आया था उतना एंगल से ये चला गया। इसको बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे इमेज अभी नहीं मिल रहा है, तो इसको बढ़ाते जाइए। यह भी इसको बढ़ाते जाइए। देखिए कहाँ पे मिल गया, ये यहाँ पे मिला, तो जहाँ पे मिला वहाँ पे वस्तु का क्या बनेगा? सर। चलिए रहने दीजिए यहाँ पे। अब देखिए प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु कहते हैं, प्रतिबिंब का सर बना। अब देखिए प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पे है? तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के पड़े। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं किंतु दर्पण से कुछ निश्चित दूरी पर, लेकिन ऐसे भी सही है। अब फिर से देखिए, रियल बना, ठीक है, इन्वर्टेड बना, उल्टा भी ठीक है, एंड सेम साइज नहीं होगा, एंड बिगर साइज होगा, क्योंकि वस्तु से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, आप देख सकते हैं। तो एंड बिगर साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़े साइज का। चलिए नोट करिए इसको तेजी से। चलिए 5वां नंबर कंडीशन देखिए। अब लाते हैं फोकस पर। एट फोकस, फोकस पर तो यहाँ पे फिर से बना देते हैं फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अलग अलग फिगर बनाइएगा, प्रैक्टिस पूरा करिएगा, ये सब एग्जाम में आता है, बार बार बता रहे हैं। ये बन गया फोकस पे। तो सबसे पहला काम समांतर लाए। अब यह समांतर आने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। चलिए रहने दीजिए, एक ही बिंदु फोकस से गुजर गया। दूसरा काम आप क्या करिएगा? मुख्य अक्ष के, अब देखिए और कोई किरण बचा है जिससे आप कर सकते हैं, तो बचा है एक मुख्य अक्ष का तिरछा। तो तिरछा ऑब्लिकली लाइए, जितना एंगल से आएगा उतना एंगल से यह चला जाएगा। अब आप देखिए कहाँ पे मिल रहा है किरण, देखिए तो जरा। तो सर ये दोनों किरण तो आपस में समांतर लग रहा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये दोनों किरण आपस में क्या हो गया? समांतर। और आपको बताए हैं समांतर किरण आपस में कहाँ पे मिलती है? अनंत पर। तो चूंकि
किरण मिलेगी अनंत पर तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए। कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब? एट इन्फिनिटी। अनंत पर। ठीक है। अब देखिए अनंत पर बनेगा तो सही, लेकिन यह तो दूर जाता जा रहा है, लेकिन इसका किरण मुख्य अक्ष के ऊपर है या नीचे? नीचे। तो उल्टा ही बनेगा, क्योंकि सर का किरण नीचे की ओर जा रहा है तो सर नीचे ही बनेगा, चाहे अनंत पर ही बने। तो रियल तो बनेगा क्या कि दर्पण के सामने ही अनंत पर जा रहा है, दर्पण के सामने के इधर ही अनंत पे जा रहा है। ठीक है, रियल हो गया। इन्वर्टेड भी में यहाँ बनेगा क्योंकि मुख्य अक्ष नीचे जा रहा है। एंड बिगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, एंड बिगेस्ट साइज, सबसे बड़ा, बिगेस्ट साइज, वास्तविक उल्टा तथा सबसे बड़ा। चलिए नोट करिए इसको। छठा कंडीशन लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है, इस चीज को देखिएगा। बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और ध्रुव के बीच में तो चलिए फोकस और पोल के बीच में एक वस्तु बना देते हैं। तो पहला काम, समांतर लाए कहाँ से गुजरेगा? फोकस से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस से इसको गुजार दिए। अब देखिए दूसरा किरण आप कहाँ से गुजारिएगा? देखिए तो जरा, आप तिरछा भी ला सकते हैं, आपका इच्छा है, या आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करा सकते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तिरछा तो आप समझ गए होंगे, इसको ऐसे ऐसे लाइए, यहाँ से उतने एंगल से ऐसे परावर्तित कर दीजिए। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे निकालना है। मान लीजिए इस वस्तु के सर से किरण इस प्रकार निकला कि वह जो किरण निकल रहा था उसका जो पाथ था वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेखा यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के रास्ते पर थी। क्योंकि आपको बताए थे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना रास्ता निकलता है कर्वेचर तक का उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं भी हो सकता है। तो यह जो किरण निकला इस प्रकार निकला कि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलने वाले रेडियस ऑफ कर्वेचर के पाथ पर था। तो उसी रास्ते पर आया था। तो चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का यह रास्ता है यानी यहाँ पे यह 90 डिग्री बनाएगा तो उसी रास्ते पर लौट जाएगा। यह बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं? रेडियस आपको बताए हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रास्ते से यदि किरण आए तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाता है। तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर के रास्ते से आया तो उसी रास्ते पर वापस क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। ठीक है, अब देखिए वापस लौट गया तो किरण इधर आया और यह किरण इधर आया। अब देखिए तो यह किरण कहीं पे मिलेगा, यह तो फैलता जा रहा है। अब चाहे यह कहीं चला जाए यह मिलने वाला है नहीं, क्योंकि यह फैलते जा रहा है। ये जा रहा है इस रास्ते, यह जा रहा है इस रास्ते, कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं, कितनों दूर इसको पहुंचा दीजिए ये मिलने वाला है नहीं। तो इसको क्या करते हैं, यह इधर तो नहीं मिला लेकिन इसको इमेजिनरी लाइन ऐसे डॉटेड डॉटेड आगे की ओर बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अब देखते हैं डॉटेड लाइन मिलाते हैं तो यह दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिल गया। समझिएगा बात को।
वास्तविक रूप से इसका मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ये रास्ते ये रास्ते। अब लेकिन इस दर्पण के पीछे यह किरण आपस में अभिसारित होता हुआ दिख रहा है, कन्वर्जेंट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर हम बना दिए, सर का था किरण तो सर यहाँ पे बना दिए। अब देखिए बाकी शरीर वापस वैसा का वैसा बना दिए। अब बताइए वस्तु दर्पण के पीछे है कि सामने? तो पीछे है। अब दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी। तो रियल के जगह पे यही एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो वर्चुअल इमेज देता है। दूसरा देखिए, वस्तु सीधा है कि उल्टा? सॉरी, इमेज बहुत टेढ़ा है। अब देखिए वस्तु का जो इमेज है वो उल्टा है या सीधा है? तो हमको सीधा दिख रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इरेक्ट। अब देखिए वस्तु जो है, सॉरी प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से बड़े साइज का है कि छोटे की बराबर साइज का? तो बड़े साइज का, तो वापस बिगर साइज दे दीजिए एंड बिगर साइज बस रहने दीजिए। वास्तविक नहीं है, तो यह हो गया आभासी, सीधा, तथा बड़े साइज का। अब बड़े साइज का अर्थ ही निकल जाता है कि वस्तु से बड़ा है, इसलिए ज़्यादा लिखने का काम नहीं है। और आपको एक बात बता देते हैं, यह कनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है। एग्जाम में बिहार बोर्ड वालों के लिए बोल रहे हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या आपका रे डायग्राम हो, अधिक से अधिक इसी में से पूछा जाता है। और आपका सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बता दें, आपके लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में रे डायग्राम में यह पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है। हम पढ़ते आए हैं अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं, ऐसा हर समय नहीं होता है। जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच आ जाए तब उस पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे, यानी आपको तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दिखेगा। और ऐसे आप वस्तु कहीं पे रख दीजिए, आप ऐना ऐसे से देखते रह जाइए, आपको एक गजब का जादू दिखेगा। दर्पण में कुछ आपको फिगर दिखेगा ही नहीं। आप एक अवतल दर्पण ले लीजिए, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो जाइए, आपको प्रतिबिंब दर्पण में दिखने वाला है नहीं। हाँ, फिर उसके बाद आप अपने जगह पर ही एक पर्दा रख दीजिए। जैसे आप कोई दर्पण रखे, आप कुछ ऊंचाई पर टेबल पे खड़े हो जाइए, और टेबल के नीचे जब पर्दा रख दीजिएगा, जैसे हम टेबल पे खड़े हैं और उसके नीचे पर्दा रख दीजिएगा, तब आपका हूबहू प्रतिबिंब पर्दे पर आ जाएगा, यदि पर्दा साफ रहा तो इसको नोट कर लीजिए, यह इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब आते हैं उत्तल दर्पण पर। आपका अवतल दर्पण का खत्म हो गया। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण, तो जल्दी से मिटा रहे हैं। तो ज़्यादा आपको उत्तल दर्पण में पढ़ना ही नहीं है, इसमें मात्र 2 कंडीशन होता है। देखिए कौन कौन। फर्स्ट कंडीशन है एट इन्फिनिटी, जो सब में होता है इसमें भी दे दिए। अनंत पर। तो उत्तल दर्पण एक बनाते हैं। और होने दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अनंत पर है वस्तु, मुख्य अक्ष पर रखा हुआ, तो उससे किरण आया कैसा? मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो कहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होगा? उत्तल दर्पण में आपको रे डायग्राम याद करिए,
दर्पण के फोकस से आता हुआ निकलता हुआ प्रतीत होगा। तो यह इस प्रकार परावर्तित होगा कि आपको महसूस होगा कि यह किरण जो है दर्पण के पीछे एक बिंदु से आ रहा है जिसको फोकस बिंदु कहते हैं। चलिए रहने दीजिए। दूसरा किरण फिर लाइए नीचे से, आपको इच्छा है यहीं से कर दीजिए, आप नीचे से कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा फिगर साफ रहेगा। तो फिर से इस प्रकार परावर्तित हुआ कि यह आपको लगेगा एक बिंदु से आ रहा है, जहाँ पे लगेगा जहाँ से किरण आ रहा है। तो अब देखिए यह किरण चला ये रास्ते, यह किरण परावर्तन के बाद चला ये रास्ते, लेकिन पीछे जब इमेजिनरी रूप से मिलाते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये कहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है? फोकस पर। तो इमेज कहाँ पे बनेगा? एट फोकस। फोकस पर। अब देखिए तो इमेज क्या है? तो आभासी है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बन रहा है, इसको आप छू नहीं सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ में। अब देखिए फिर से हम आपको एक बात थोड़ा सा बता रहे हैं जिसको पचा लीजिएगा, यह सीधा है। फिर से हम बोल रहे हैं क्योंकि इमेज है बिंदु साइज का, आप कैसे जाने सीधा या उल्टा? फिर से आपको दिखा देते हैं दूसरा कंडीशन में। इरेक्ट एंड पॉइंट साइज या डिमिनिश्ड आप इसको बोल सकते हैं, पॉइंट साइज रहने दीजिए। सीधा, आभासी तथा बिंदु के आकार का। एक आपको नोट पॉइंट बता दें, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा होगा और जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह सीधा होगा। इस चीज़ को दिमाग में रट लीजिए, बस खेल खत्म। जो आपको वास्तविक दिखता है वह उल्टा ही होगा और जो आपको आभासी यानी दर्पण के पीछे दिख रहा है वो सीधा ही होगा। चलिए इसको नोट करिए, दूसरा कंडीशन बता रहे हैं। सेकंड नंबर, एट फाइनाइट डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दर्पण से निश्चित दूरी पर। चलिए तो दर्पण से निश्चित दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे कुछ निश्चित दूरी पर है, तो समांतर किरण लाए, इस प्रकार परावर्तित हुआ कि यह लगा हमको फोकस से आ रहा है। दूसरा कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से लाइए। ठीक है, ठीक है, आप स्केल से जरा सीधा कर लीजिएगा। क्योंकि यह किरण इस प्रकार आया कि वह सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, यानी यह जो किरण डायरेक्टेड है यह किस ओर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो रूल से यह वापस क्या हो जाएगा? उसी रेखा पर परावर्तित हो जाएगा। आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो परावर्तित हो गया तो यह किरण वापस कहाँ चला गया? इधर। अब यह किरण गया इधर, यह किरण गया इधर, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये डॉटेड रेखा होगा, क्योंकि अंदर किरण नहीं मिलता है, अंदर वास्तविक रूप से नहीं मिलता है। तो इसको डॉटेड कर दिए। अब देखिए पहला किरण का डॉटेड लाइन ये रहा, दूसरा किरण जो आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के रास्ते से वापस उसी रास्ते पर लौट गया, इसका डॉटेड किरण कौन सा रहा? ये वाला। तो ये दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पर। आपको दिख रहा है? हाँ चलिए, छोटा ऐसा दिख रहा है। तो प्रतिबिंब क्या बना, आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। आपका एक किरण ऐसे है और दूसरा मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है,
तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आया, तो आपका वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए, तो प्रतिबिंब बना आपका यहाँ पे, कहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस, और कितना है, वस्तु से छोटे साइज का है, सीधा है या बस दर्पण के पीछे है तो सीधा ही होगा। तो इसलिए प्रतिबिंब की स्थिति देखिए यहाँ पे दे दीजिए, बिटवीन पोल एंड फोकस। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। अब देखिए वस्तु के प्रतिबिंब का स्थिति, तो आभासी होगा, सीधा होगा, एंड स्मॉल साइज एज डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ना तो स्मॉल साइज रहने दीजिए, उससे भी समझ में आ जाएगा कि वस्तु से ही स्मॉल साइज का, सीधा, आभासी तथा छोटे आकार का। अब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ कहीं पे भी हो अगर निश्चित दूरी पर रहता है तो बनता है क्या, प्रतिबिंब सीधा बनता है फोकस के इधर। अब आप जैसे जैसे इसको इधर वापस करते जाइएगा तो प्रतिबिंब भी उसी प्रकार फोकस की ओर आता जाएगा। और जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे है इन्फिनिटी, ठीक है, और यहाँ पे है कुछ निश्चित दूरी, तो जब यहाँ पे निश्चित दूरी पर है तब बन रहा है ना सीधा, थोड़ा सा इसको शिफ्ट किए तो भी तो सीधा ही रहेगा, फिर थोड़ा शिफ्ट किए तो भी सीधा रहेगा, इधर शिफ्ट होता जाएगा इमेज और छोटा होते जाएगा। शिफ्ट करते करते यह जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो इमेज भी आपका शिफ्ट होते होते फोकस पर आ जाएगा, लेकिन वस्तु पलटेगा, वस्तु का इमेज पलटेगा नहीं, वह भी तब क्या रहेगा, सीधा ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप अब समझ गए होंगे कि जब अनंत पर रहता है वस्तु तो उसका इमेज जब फोकस पर बनता है तो वह सीधा क्यों होता है, क्योंकि वह बिंदु साइज के रहते हुए भी सीधा है। चलिए नोट करिए इसको। अब आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज यूजिंग रे डायग्राम खत्म हो चुका है, और यह चीज़ इम्पोर्टेंट था, 4 नंबर दे दिए हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे, अगला पॉइंट है, इसको 5 नंबर दे दीजिए, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग। तो हम आपको अवतल दर्पण के बहुत सारे गुणों को बता चुके हैं। अब किसी भी वस्तु का उपयोग आप किस आधार पर करते हैं, उनके गुण के आधार पर। अब आग है, आग गर्मी पैदा करता है तो हम उसके गुण के आधार पर उसका उपयोग करते हैं, खाना बनाने में उपयोग करते हैं और सब बिजली पैदा में उपयोग करते हैं, क्योंकि आग हीट पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। तो किसी भी वस्तु का उपयोग उसके गुण के आधार पर किया जाता है। तो अवतल दर्पण के गुण क्या क्या हैं, सोचिए जरा। अवतल दर्पण पर जब समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वह क्या करती है, फोकस से उसको गुजार देती है। तो इस गुण का इस्तेमाल कहाँ पे किया जा सकता है, तो सौर भट्टी में, सोलर फर्नेस में। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, बड़े आकार का एक अवतल दर्पण लिया जाता है या स्टैंड पर रख दिया जाता है और इसके फोकस पॉइंट को माप लिया जाता है। मान लीजिए इसका फोकस पॉइंट यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है एक सोलर फर्नेस को, मशीन को बैठा दिया जाता है।
अब चूंकि सूर्य का प्रकाश जब आता है तो अनंत किरणें आती हैं, वह परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से, इधर से भी आएगी तो वापस फोकस पॉइंट से। तो यहाँ पे जो मशीन है सोलर फर्नेस है, वह देखिए जितना सूर्य का किरण आया वह सब एक जगह एकत्रित हो गया। अब जितना वो किरण था यदि उसको आप कंसंट्रेट कर दीजिए तो सोचिए छोटा सा आप धूप रहता है तो आपको गर्मी महसूस होता है, और वह बहुत बड़े एरिया का धूप आपके एक छोटे से स्किन पर पड़ जाए तो सोचिए कितना जलन उत्पन्न होगा। उसी प्रकार ये जितना सारा एनर्जी है लाइट का, वह सभी लाइट का एनर्जी एक जगह केंद्रित हो जाता है फोकस पर, और जहाँ पर आप मशीन या चूल्हा जो रखना है रख दीजिए, उसका उपयोग आप उस गर्मी का कुछ करने के लिए भी कर सकते हैं। तो हो गया पहला उपयोग क्या अवतल दर्पण का? सोलर फर्नेस में, सौर भट्टी में, या भट्टी में उपयोग होता है, आपको बता दिए किस प्रकार। दूसरा उपयोग देखिए, अब अवतल दर्पण का आपको एक गुण और पता है कि अवतल दर्पण के यदि फोकस पे किरण आए तो वो कहाँ से गुजरता है? वापस परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। अब इसका उपयोग इसी गुण के आधार पर टॉर्च में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, जहाँ बड़ा बड़ा शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त करना है आपको, समांतर किरण आपको प्राप्त करना है, साथ ही शक्तिशाली होना चाहिए, तो उसका उपयोग कहाँ पर? इसी के लिए इसका उपयोग टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट etc में किया जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यह टॉर्च है, ठीक है, तो आप कर्व बनाते हैं, यह टॉर्च है, इसका मान लीजिए फोकस पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि कर्व ज़्यादा है तो इसका बल्ब इस प्रकार से बनाया जाता है कि यह इसके फोकस पॉइंट पर अवस्थित हो। इस टॉर्च का बल्ब इस प्रकार से अवस्थित किया जाता है कि वह जो बल्ब हो कहाँ पे हो? फोकस पॉइंट पे। अब यहाँ से बल्ब को चमकाइए यानी जलाइए, तो इससे जो लाइट निकलेगा कहाँ से निकला? फोकस, एक तरह से समझिए तो फोकस पॉइंट से होके निकला, क्योंकि बल्ब कहाँ पे अवस्थित है? फोकस पॉइंट पर ही। तो यहाँ से लाइट निकला, फोकस पॉइंट से लाइट आया, कहाँ से गुजरेगा? समांतर। यहाँ आया समांतर, ये आया समांतर, और चूंकि सीधा वाला सीधा ही आ जाएगा, ये गुजरा यहाँ समांतर, ये यहाँ आया समांतर, ये आया यहाँ समांतर। तो सर्च लाइट हुआ, हेड लाइट हुआ, टॉर्च हुआ, इन सब चीज़ों में इसका उपयोग अवतल दर्पण का किया जाता है। और उपयोग इसका देखिए, आपको हम बताए अभी छठा नंबर इम्पोर्टेंट जो था, पोजीशन की कहाँ पे इमेज रहे, सॉरी ऑब्जेक्ट रहेगा, पोल और आपका फोकस के बीच, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? दर्पण के पीछे। और क्या होता है? आभासी तथा वस्तु से बड़े आकार का। तो इस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? तो सेविंग मिरर के रूप में। जब आप दाढ़ी बना रहे हैं तो दर्पण को यहाँ पे ऐसे रखिएगा, तो आपका चूंकि दाढ़ी का गाल का बड़ा फिगर दिखेगा तो आप आसानी से दाढ़ी बना सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग सेविंग मिरर में किया जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग आपका डॉक्टर, डेंटिस्ट जो है वो दांत को देखने के लिए करते हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर दांत में एक छोटा सा शीशा जैसा दिखाता है, ढुकाता है मुंह में, और उससे दांत में जहाँ कीड़ा लगा होता है देख लेता है। तो वह क्या होता है? वह भी एक प्रकार का अवतल दर्पण होता है। अब यह देखिए, यह है अवतल दर्पण, इस प्रकार चम्मच के आकार का रहता है। अब यहाँ पे दांत है, तो वह अवतल दर्पण को इस प्रकार शिफ्ट करता है पूरे दर्पण को कि यह जो दांत है उसके फोकस पॉइंट पर, फोकस पॉइंट कहते हैं, उसके फोकस पॉइंट और पोल के बीच में आ जाए। जब इसके फोकस पॉइंट और पोल के बीच में आ जाएगा, इसको शिफ्ट करते गया, ये मान लीजिए यहाँ पे आया अवतल दर्पण, तो या इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा तब? दर्पण के पीछे और बड़े आकार का। तब आपको बड़ा दांत दिख जाएगा, कीड़ा जहाँ लगा होगा, छोटा कीड़ा यहाँ दिख जाएगा बड़े आकार का, तब उसको डेंटिस्ट आसानी से देख सकते हैं। तो ये सब इसका उपयोग है, इसको बारी बारी से लिख लीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें, 2 उपयोग लिखें, 3 उपयोग लिखें, देख लीजिए। First, to get powerful beam of light concave mirror is
used in torch, searchlight, and headlight, etc. हिंदी वाले लिखेंगे शक्तिशाली समांतर किरण पुंजों को प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक। दूसरा नंबर क्या बताया आपको, उसमें सौर भट्टी में टू गेट large amount of concentrated heat concave mirror is used in solar furnace। अधिक मात्रा में संकेंद्रित ऊष्मा प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, सौर भट्टी में किया जाता है। लिख देते हैं सीधा, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन सेविंग मिरर। वो सब आप छोड़ दीजिए कि बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए, या लिख सकते हैं टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस, फेस लिख सकते हैं ऐसे। चलिए लिख ही देते हैं। लार्ज फेस, इट इज used as a saving mirror। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण। किया जाता है।
नोट करिए इसको, ऊपर वाला मिटा रहे हैं। चार नंबर 2C वही लिख दीजिए, लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग दंत चिकित्सक करते हैं। चलिए नोट करिए इसको, खत्म हो गया आपका ये अवतल दर्पण। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे, आपका फिर टॉपिक समाप्त हो जाएगा। यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो क्या हो सकता है उत्तल दर्पण के उपयोग? आप इमेज फॉर्मेशन में क्या प्रॉपर्टी सीखे हैं? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। अब बताइए, आपको एक बात बताते हैं, यह है थाली, ठीक, और इसमें हम रख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा मिठाई, तो मुश्किल से के गो अटेगा? मान लीजिए 4 गो। अब यदि हम मिठाई का साइज को छोटा कर दें, इतना छोटा छोटा मिठाई रखने लगे तो बहुत अटेगा मिठाई। तो वही कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है उत्तल दर्पण में। देखिए कैसे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा। अनंत पे रखा वस्तु हो रहेगा तब तो वो एकदम पॉइंट साइज का बन जाएगा, और जनरली अगर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा तो वो क्या होगा? छोटा होगा, वस्तु से बेहद छोटा होगा। अब चूंकि दर्पण है इतना बड़ा और उस पर बन रहा है प्रतिबिंब छोटा, तब क्या होगा? वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा ना। अब मान लीजिए मेरा ये कमरा है, इसमें यह गेट बन रहा है, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिए, इसमें गेट का इमेज बन रहा है छोटा सा। अब छोटा इमेज बना तो उसका बगल वाला भी तो इमेज बन जाएगा छोटा सा, फिर उसका बगल वाला जो खिड़की है वो भी छोटा सा बन जाएगा। तो इस तरह करते करते चूंकि बन रहा है सभी चीज़ का छोटा इमेज बन रहा है, इसलिए ये ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। यही कॉन्सेप्ट का उपयोग होता है उत्तल दर्पण में। किस चीज़ में? पहला इसका उपयोग है गाड़ी के रियर मिरर के रूप में। जो पश्च दृश्य होता है, जो पीछे गाड़ी के साइड में लगा रहता है, साइड मिरर में क्या होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे गाड़ी चल रहा है, उसके पीछे बहुत सारे गाड़ियां रहती है। अब जो गाड़ी चलाने वाला जो वह है वाहक है, जो ड्राइवर है, वह क्या करता है? गाड़ी के शीशे में देख लेता है कि कितनी गाड़ियां पीछे है, या कौन ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, या कौन पीछे है, कौन हॉर्न बजा रहा है, सभी चीज़ उसको दिख जाता है। और चूंकि उत्तल दर्पण लगा है इसलिए वह ज़्यादा एरिया को कवर कर लेता है। रोड के इस साइड लगा है तो पूरा इस साइड के एरिया को कवर कर लेता है। यदि उसके जगह पे समतल दर्पण रहता तो अगर कोई मोटरसाइकिल वाला रहता पीछे तो उसका सिर्फ हेडलाइट का फोटो दिखता, अगर वह सामने में खड़ा हो जाता तो। यदि उत्तल दर्पण
है तो उस पर गाड़ी पर कौन बैठा है यह भी उसको दिख जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा उसमें इमेज बन रहा है। इसको कहते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। फर्स्ट, it is used in rear or side mirror in vehicle। इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य या साइड मिरर के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग देखिए, अब यदि बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल रहता है या दुकानदार रहते, हाँ तो हम बता रहे थे उत्तल दर्पण के उपयोग। तो मॉल और जो दुकान होता है उसमें क्या होता है, ग्राहक सब सभी प्रकार के होते हैं, कुछ चोरी की दृष्टि से आते हैं, कुछ सामान इधर उधर गायब कर देते हैं। तो दुकानदार क्या करते हैं, इस चीज़ से बचने के लिए उत्तल दर्पण को अपने दुकान के सामने ऊपर की ओर दीवार पर कहीं लगा देते हैं, जिससे क्या होता है पूरे दुकान का जो प्रतिबिंब है उस दर्पण पर आ जाता है, जिससे वो बैठे बैठे पूरा दुकान में वह ग्राहक क्या कर रहा है, क्या सामान देख रहा है, क्या छिपा रहा है, सब नज़र उसको दर्पण पर रहता है। इसलिए इसका हम लिख सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, दुकानों में भी किया जाता है। It is also used in shop or mall for vigilance purpose, सतर्कता की दृष्टि से। इसका उपयोग दुकान या मॉल में सतर्कता की दृष्टि से किया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब ये जो फर्स्ट नंबर इसका यूज है, इसी पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कहें तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? ये आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरह दे सकता है, तो वह क्वेश्चन लिख लीजिए। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 5वां नंबर का। यह पूरा दर्पण में बनने वाला दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो इसको 6 नंबर कर देते हैं। यह क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, इम्पोर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। देखिए, व्हाई डू वी प्रीफर convex mirror as rear mirror in
व्हीकल्स क्वेश्चन मार्क। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? तो आंसर लिखिएगा। आप क्या जानते हैं उत्तल दर्पण का प्रॉपर्टी? उसका क्या होता है? वाइडर व्यू ऑफ साइड होता है। We know that convex mirror has wider view of side as well as image formed by convex mirror is virtual and erect. So we do prefer convex mirror as mirror in vehicles. हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। साथ ही साथ इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं।
यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, नोट करिए इसको। We know that convex mirror has wider view of side में, इसको wider field of view लिखिए। ये ज़्यादा सही है। We know that convex mirror has wider field of view as well as image formed by convex mirror is virtual and direct, ठीक है। So we do prefer convex mirror as rear mirror in vehicles। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, साथ ही साथ इसके द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण या साइड मिरर भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं के रूप में करते हैं। तो आज का क्लास इतने के लिए रहने देते हैं। कल आपको पढ़ाएंगे अगले वीडियो में साइन कन्वेंशन की इमेज में वस्तु की दूरी कहाँ पे निगेटिव मानी जाती है, कहाँ पे पॉजिटिव, कहाँ पे फोकस दूरी पॉजिटिव है, कहाँ पे निगेटिव, कहाँ आपको समझिए पॉजिटिव निगेटिव का सिर्फ डिस्टेंस का पता चलेगा साइन कन्वेंशन के माध्यम से कि ऊंचाई निगेटिव है या पॉजिटिव है, यह सब चीज़ें साइन कन्वेंशन में पता चलेगा। साथ ही साथ आपको बेहद ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन मिरर फॉर्मूला जो अक्सर 5 नंबर का पूछा जाता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, वह बताएंगे। आज के लिए इतना है, पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।